हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय। मैं हूं हर्ष रॉय और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इसका फुल क्रैश कोर्स किया था अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो इस वीडियो में हम उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं कि मैं इसके सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा भी, किसी किसी को नहीं भी पढ़ूंगा, इसलिए मैंने इस सॉल्यूशंस के पीडीएफ बना के इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे नोट्स के टाइप में लिख सकते हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 95 में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। डिफ्यूज़न क्यों इनसफिशिएंट है हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन को सप्लाई करने में? तो इसका आंसर बहुत आसान है गाइस। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, वो बाहरी स्किन के साथ कांटेक्ट में होता है, लेकिन हमारे इनर ऑर्गन्स के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है। और एक कारण ये भी है कि क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे इनर बॉडी सेल्स में बहुत धीरे पहुँचेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में, सो डिफ्यूजन इज़, यहाँ पे 2 बार शो हो गया है, ये गलत होगा। सो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। वो कौन से क्राइटेरिया है जिससे पता चलेगा कि कोई चीज़ जीवित है या मृत है, मतलब कोई चीज़ जिंदा है या मर चुका है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि दे कैन ग्रो, वो ग्रो होने चाहिए। दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद के द्वारा चल सके। दे नीड फूड एंड एयर एंड वाटर, उन्हें फूड, एयर और वाटर चाहिए हो। दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। दे कैन रेस्पायर, दे कैन एक्सक्रीट एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो हमने इसे 3 पॉइंट में बांट दिया। तो पहला पॉइंट जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि आप जानते ही हैं खुद से खाना बनाता है। अगर आप ये सब के बारे में अगर कुछ समझ नहीं रहे हैं, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो हमारा जो क्रैश कोर्स था वो देखें, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहला आंसर है कि एन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल अलॉन्ग विथ सनलाइट, वो अपने फोटोसिंथेसिस, जो कि वो प्रोसेस से खाना बनाता है, उसमें वो यूज़ करता है। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो तो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, जो कि डिपेंड होता है जिस पे वो उससे फूड लेता है, तो वो उस रॉ मटेरियल पे डिपेंड है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन पे डिपेंड है। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, जिसके कारण हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है। तो वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो अब एनसीईआरटी पेज 101 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट लिया है, जो हमें सबसे ईजी लगा वो चार्ट हमने यहाँ पे अटैच किया है। आप देख सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फूड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट, ये तो सब जानते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फूड तो दूसरे पे डिपेंड होता है। ऑटोट्रोपिक में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है, हेट्रोट्रोपिक में उसका कोई काम नहीं, क्योंकि वो खाना खुद से नहीं बना सकते और क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। थर्ड पॉइंट, ऑटोट्रोपिक में ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सब बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेट्रोट्रोपिक के एग्जाम्पल सारे एनिमल्स और फंगी हैं। ऑटोट्रोपिक में चौथा पॉइंट, फूड इज़ जनरली इन डे टाइम, दिन के समय वो खाना बनाता है या खाना उसके पास होता है। और हेट्रोट्रोपिक जो कि ये दूसरे पे डिपेंड होता है, तो ये कभी भी उसे कोई भी टाइम खा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कहाँ से लेते हैं। तो जो रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एयर से ले लेता है प्लांट, और वाटर को सॉइल से ले लेता है। तो तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। हमारे स्टोमक में एसिड, जो कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका क्या काम है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था।
जो कि पहला काम है उसका, इट मेक्स इनएक्टिव पेप्सिन एक्टिव। जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, वो अपने इनएक्टिव स्टेट में रहता है नॉर्मली, इसे वो एक्टिव कर देता है जिससे वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करे। तो सेकंड इसका काम है, इट किल्स ऑल द बैक्टीरिया कम्स अलॉन्ग विथ फूड। ये जो भी बैक्टीरिया खाने के साथ आते हैं उसे किल करता है। तो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो एंजाइम यूज़ होते हैं जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरेप्सिन, तो इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि ये बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे कि उसका ईजी एब्जॉर्प्शन हो सके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन कैसे हुआ है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये आंसर है, द इनर सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो जो इनर सरफेस, अंदर का सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम विली कहते हैं। तो यही विली उसका सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिसके कारण उस खाने का जो डाइजेस्टेड फूड है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके। तो अब NCERT 105 पेज में आते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। वो क्या एडवांटेज है जो एक पानी में रहने वाले को नहीं मिलता है और जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें मिलता है ऑक्सीजन लेने के रिगार्डिंग। तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं तो एटमॉस्फेयर में उनके लिए ऑक्सीजन 21% है। वो तो आसानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, आसानी से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उन लोगों के लिए बिलो 1% ऑक्सीजन वाटर में मौजूद है, जो कि H2O है, उसमें से वो लेते हैं जो कि 0.07% है, जिसके कारण उन्हें रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ये एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये एक पाथवे आता है, ये आप चार्ट भी बना देंगे तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप अगर चार्ट को समझ के गाइस तो नीचे वाली जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप खुद से बना के लिख देंगे। जो कि आप देख सकते हैं, ग्लूकोज है 6 मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटा, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कि ज़्यादातर येस्ट में होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में टूट गया, यहाँ पे पार्शियल एनर्जी रिलीज होगी। फिर सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी हुई, जो इसमें भी पार्शियल एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसका होता है उसमें होती है, उसमें वो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। तो वही चीज़ जो लैंग्वेज में लिखी हुई है वो भी हम देख लेते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन inhaled during breathing to form carbon dioxide and water and a lot of energy is released। तो वही बात यहाँ पे कहा गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल एनर्जी नहीं, 38 ATP बहुत सारा एनर्जी मिलता है और CO2 और वाटर मिलता है, जो कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन एनारोबिक में पार्शियल एनर्जी मिलता है और इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल एनर्जी हमें मिलता है जो कि 2 ATP मिलता है। तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इसका आंसर है 97% ऑक्सीजन जो होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है और रिमेनिंग जो 3% बच गया है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे बॉडी में। वही अगर 20 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाता है हेमोग्लोबिन के साथ और कार्ब एमाइनो हेमोग्लोबिन बनाता है और 5 to यहाँ पे 527 हो गया है गाइस, सॉरी यहाँ पे 5 to 7 होगा, यहाँ पे 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में और 70% कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो चौथा क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ह्यूमन बींग्स में लंग कैसे डिज़ाइन हुआ है जिससे गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, जिससे एरिया मैक्सिमाइज होती है लंग्स की। तो हम लोग जानते हैं इसका यूनिट एल्वियोलाई है, तो देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं गाइस। द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई
इसका सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसके कारण इसका ईजी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सारे एल्वियोलाई जो कि हमारे दोनों लंग्स में होते हैं उन्हें बिना फोल्ड किए अगर हम बिछा दें सीधा सीधी, तो 80 स्क्वायर मीटर्स यानी कि एक साइज टेनिस कोर्ट एक बन जाएगा गाइस। तो आप सोच सकते हैं कितने एल्वियोलाई होती है, जिसके कारण एरिया उसका बढ़ेगा ही लंग्स का। तो अब एनसीईआरटी पेज 110 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हमारे अंदर और उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो दो कंपोनेंट होते हैं हम लोग जानते हैं गाइस, जो कि ब्लड एक होता है और एक लिम्फ होता है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से दूसरे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड लाता है बाहर, ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। डाइजेस्टेड फूड को भी कैरी करता है। चौथा है इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, जहाँ पे जिस हार्मोन का काम है उस ऑर्गन पे उसे ले जाता है, उस हार्मोन को। हमें डिजीज से भी बचाता है WBC प्रोड्यूस करके ब्लड, और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। तो अब फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ की, तो पहला इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का हेल्प करता है उस जगह पे जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच सकता। ये भी हमें जर्म से बचाता है WBC प्रोड्यूस करके, और ये वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करने का क्या कारण है। तो मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं गाइस, तो उन्हें चाहिए उन्हें मेंटेन करना पड़ता है कांस्टेंट एंड हाई बॉडी टेम्परेचर। तो इसके कारण उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट भी उनका होता है, इसीलिए उन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करना नेसेसरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में कंपोनेंट्स जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के होते हैं वो दो ही है, जाइलम एंड फिलम। तो चौथा क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। तो पहला तो पॉइंट है इट इज़ डन बाय जाइलम, ये जाइलम के द्वारा होता है। तो दी वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। रूट हेयर के द्वारा जो वाटर होता है सॉइल में वो एब्जॉर्ब हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। उसके बाद जब ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स में, तो एक सक्शन पुल जो कि ऊपर खींचता है, सक्शन मतलब खींचना, सक्शन पुल क्रिएट होता है उस एरिया में, जो वाटर एंड मिनरल्स को रूट नोडल्स जो कि रूट में एब्जॉर्ब हुआ था डिफ्यूजन प्रोसेस से, वो सारा बॉडी पार्ट्स प्लांट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। तो अब पांचवा क्वेश्चन है, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो पहला पॉइंट है ये फिल्म के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है कि दी फूड प्रिपेयर्ड इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फूड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रिपेयर्ड हुआ है वो फेलम टिश्यू में आ जाता है बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। फिर वाटर जो जाइलम टिश्यू से आता है इसमें फेलम में ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, जिसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण फूड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं NCERT पेज नंबर 112 की गाइस, जिसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। जिसके कारण मैंने आपको एक खुद से ड्रॉ करके एक डायग्राम दिया है नेफ्रॉन का, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद इस डायग्राम से उसको रिलेट करेंगे। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ये आपको जानना ज़रूरी है कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनीज का। ये आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। एक किडनी में, ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चरिंग की। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ नेफ्रॉन, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ नेफ्रॉन में, मैं यहाँ पे पेन आ जाए तो आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। स्टार्टिंग ऑफ नेफ्रॉन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेनल आर्टरी है। स्टार्टिंग ऑफ नेफ्रॉन में यहाँ पे एक बोमन्स कैप्सूल आपको दिख रहा है, इसे इस रीजन तक हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद जो आपको एक ट्यूबुल दिख रहा है यहाँ तक, इसे हम रेनाल ट्यूबुल कहते हैं। यहाँ पे जो आपको एक बंच ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो एक साइड है इसका, इसे हम रेनल आर्टरी कहते हैं। और ये जो इसे ट्यूबुल को ऐसे ऐसे साइड कर रहा है, उसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। वही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लास्ट में आके यहाँ पे रेनल वेन बन जाता है। और लास्ट में जो ये डक्ट आपको दिख रहा है, इसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसे आप लास्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हेनलीज लूप कहते हैं। तो उसी चीज़ को अब हम रिलेट करते हैं। देख सकते हैं आप, एट द स्टार्टिंग ऑफ नेफ्रॉन ए कप शेप्ड बैग, जो कि मैंने आपको दिखाया उसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, कनेक्टेड विथ ट्यूबुल कॉल्ड रेनाल ट्यूबुल, जो भी मैंने आपको दिखाया रेनाल ट्यूबुल, कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग ट्यूबुल। इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल, जो कि एक बंच ऑफ कैपिलरीज था, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विथ रेनल आर्टरी, जो कि मैंने आपको दिखाया फिगर में। रेनल ट्यूबुल इज सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज टू फॉर्म रेनल वेल, ये मैंने आपको बता चुका है। तो अब उसके फंक्शनिंग की बात करते हैं। तो जब डर्टी ब्लड एंटर होता है रेनल आर्टरी से, तो ग्लोमेरुलस से जब वो पास होता है तो वो जितने भी एसेंशियल हो, नॉन एसेंशियल हो, सारी चीज़ को फिल्टर आउट कर देता है, मतलब उसको पास कर देता है, और प्राइमरी यूरिन के रूप में उसे रेनल ट्यूबुल में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर देता है। उसके बाद जो एसेंशियल सब्सटेंस थे हों, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं रेनल ट्यूबुल से और फिर वो ब्लड में चले जाते हैं। जो रिमेनिंग वेस्ट बच गए वो रेनल वेन होते हुए यूरिनरी ब्लैडर होते हुए यूरेथ्रा होकर यूरिन के फॉर्म में एक्सपेल आउट हो जाते हैं गाइस। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो प्लांट्स अपना एक्सक्रीशन कैसे करता है, ये मेन क्वेश्चन है। तो पहला, द रिमूवल ऑफ बार्क, बार्क को रिमूव करके। तो आप सोच रहे होंगे बार्क क्या है, तो आपने बड़े बड़े ट्रीज़ में देखा होगा साइड में उसके साइड जो होते हैं जो ट्रीज़ के, वो झड़ने लगते हैं, उसे ही हम बार्क कहते हैं। तो बाय ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो गई है, आई होगी यहाँ पे, बाय ट्रांसपीरेशन से वाटर जो एक्सेस होता है उसे निकाल देता है, बाय प्रोड्यूसिंग गम्स एंड रेजिन्स। तो आप देखते होंगे कि कोई भी आप लीफ को प्लग करते होंगे तो उसमें ग्लू लाइक सब्सटेंस निकलता है, तो वो गम्स रेजिन्स के रूप में उसे एक्सक्रीशन करता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, वो रेगुलेट कौन करता है उसे। तो द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय किडनीज इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन। हमारा जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसे एक हार्मोन रेगुलेट करता है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि जिस हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसे हम हार्मोन्स के बारे में सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो आप यहाँ पे ये थोड़ा सा ही जान के रखिए। तो ये कैसे रेगुलेट होता है अब ये भी बताते हैं। इफ़ इनफ अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ब्लड, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है ब्लड में तो एडीएच कम सिक्रेट होगा और आपका यूरिन मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। अगर लेसर अमाउंट ऑफ वाटर है ब्लड में तो ज़्यादा एडीएच सिक्रेट होगा और कॉन्सेंट्रेट यूरिन होगा आपका। तो अब एनसीईआरटी पेज 113, जो कि आपका एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके पहले 3-4 एमसीक्यू है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, जो किडनी होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो किस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर गाइस एक्सक्रीशन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो होता है प्लांट्स में वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतनी देर में हमने इतना तो पढ़ ही लिया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो दी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉप को क्या क्या ज़रूरत होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो ज़रूरत है ही, क्लोरोफिल भी ज़रूरत है, सनलाइट भी ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑल ऑफ द एबव। तो अब चौथे क्वेश्चन की बात करें तो द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी है, तो ये आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम लोग जानते हैं साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब पांचवा क्वेश्चन, जो कि फिर से क्वेश्चन आंसर आ गया है, तो हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि फैट जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड होता है। तो पहले तो जो लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, वो फैट को इमल्सिफाई करके उसे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे उसका ईजी डाइजेशन हो सके। उसके बाद पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिससे उसका फर्दर डाइजेशन होता है। उसके बाद उसका लास्ट डाइजेशन होता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे इंटेस्टिनल जूस से लाइपेज निकलता है, जो उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो अब छठा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का क्या काम है। तो पहला है, इट कन्वर्ट्स फूड इनटू स्लिपरी बोलस फॉर इजी स्वॉलिंग। ये फूड को
एक बोलस स्ट्रक्चर में बदल देता है, स्लिपरी स्ट्रक्चर में बदल देता है, जिससे उसका ईजी स्वॉलिंग हो सके। सेकंड है जो हार्मोन निकलता है सलाइवा से, सलेवरी एमाइलेज, वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सातवां क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो और उसका बाई प्रोडक्ट क्या है। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल इसका कंडीशंस है जो कि नेसेसरी है, और उसका मेजर बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन गैस, जो कि हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के समय। तो अब 8 का ए का क्वेश्चन है, जो कि 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला है डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है रेस्पिरेशन, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, एनारोबिक में पार्शियल होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट CO2 और वाटर है, वही एनारोबिक के हैं आइदर इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड CO2। इसमें पूरा एनर्जी मिलता है, मतलब 38 ATP, और इसमें सिर्फ 2 ATP मिलता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, एनारोबिक जो बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो उसका आंसर है राउंड वर्म, टेपवर्म, यीस्ट एक्सेट्रा। तो 9th क्वेश्चन है हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो एल्वियोलाई जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर अबाउट 7 मिलियन alveoli in both our lungs. The wall of alveoli is highly folded and contain blood capillaries that increase the surface area for lungs for the exchange of gases. तो जो वॉल होता है एल्वियोलाई का वो फोल्डेड होता है और उसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इजीली। तो अब 10th क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो हेमोग्लोबिन हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। जो डेफिशिएंसी होती है हेमोग्लोबिन की, उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया में कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे एक पर्सन जल्दी ही थका हुआ और लेजी महसूस करता है और थोड़ा सा काम करके ही थक जाता है। तो 11वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन और वाई इट इज़ नेसेसरी। तो पहले हम डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द सर्कुलेशन ऑफ द सेम ब्लड ट्वाइस इन हार्ट पर कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सेम ब्लड का 2 बार पर कार्डियक साइकिल में, उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म है, इसमें 2 तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक पिट्यूटरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पिट्यूटरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा से एंटर होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वेना कावा जो कि मेन वेन है, उससे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में आता है, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आता है, लंग्स से, जो कि पल्मोनरी वेन से आता है और एंटर करता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में द ऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू aorta transported to different parts of the body and deoxygenated blood through pulmonary artery goes to the lungs for purification। इसका अगर आपको डबल सर्कुलेशन का ज़्यादा डिटेल में समझना है इसका मैकेनिज्म, तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें जो कि लाइव प्रोसेस फुल क्रैश कोर्स है। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में। तो 12 नंबर जिसका हमने डायग्राम भी दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फिल्म। जाइलम और फिल्म में क्या क्या डिफरेंस है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, फिल्म ट्रांसपोर्ट करता है फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम जो है एक ही डायरेक्शन में होता है, फिल्म बाई डायरेक्शनल है। जाइलम जो कि ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन हेल्प करता है, जाइलम के जो पार्ट्स हैं वो है ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल्स। फिल्म के पार्ट्स जो हेल्प करते हैं वो है सिप ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल। तो अब जो 13 क्वेश्चन है वो कंपेयर करना है एल्वियोलाई और लंग्स को उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में। तो आप देख सकते हैं एल्वियोलाई जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वही नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एल्वियोलाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, वही नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज है। उसके बाद एक लंग में कम से कम 480 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, वही एक किडनी में 1.5 मिलियन के करीब नेफ्रॉन होते हैं। जो कि एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिलोंग करता है, वही नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिलोंग करता है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चैप्टर 6 साइंस क्लास 10 के।
तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल, बाय बाय।